नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार में अभी दो ही चर्चा चल रही है। एक तो शराबबंदी की चर्चा, जहरीली शराब की चर्चा, अपराध बढ़ते हुए अपराध की चर्चा, या दूसरी ओर बिहार के डीजीपी पद पर आने वाले जो कल अपना पदभार ग्रहण करेंगे रजविंदर सिंह भट्टी की बात। कल वो पटना पहुंचेंगे और कल ही डीजीपी बिहार का पदभार ग्रहण करेंगे। आरएस भट्टी को सबसे कड़क, सबसे मजबूत और ईमानदार पदाधिकारी के रूप में देखा गया है। जब जब सरकार फंसी है या जब जब अपराध पर नकेल कसने की बात आई है, तब तब किसी को भी सबसे पहला जो नाम याद आया है वो आया है आरएस भट्टी का। चाहे वो 2005 का चुनाव हो या बढ़ते अपराध पर नकेल कसने की बात हो। पंजाब मूल के आरएस भट्टी बिहार कैडर के पदाधिकारी हैं जो भारतीय पुलिस सेवा 1990 बैच के अधिकारी हैं। अभी पिछले दिनों वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में बीएसएफ में पदस्थापित रहे हैं। अभी जो बिहार के डीजीपी बनाने की बात आई थी उसमें 3 नाम ने दिया था, जिसमें आलोक राज थे, दूसरा आरएस भट्टी का नाम था और तीसरा शोभा ओहातकर का नाम था। लेकिन सरकार ने भट्टी को चुना। तो आखिर आरएस भट्टी को सरकार ने क्यों चुना, इसके पीछे भी कई कारण हैं। चूँकि जहां एक और ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय अगर किसी को है तो वो आरएस भट्टी को जाता है, और यह भी कहा जाता है कि लालू यादव, हालांकि आरएस भट्टी से उनका बहुत गहरा संबंध रहा है कई मामलों में, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन शहाबुद्दीन को नकेल कसने वाले भी आरएस भट्टी थे और तब शहाबुद्दीन राजद के नेता हुआ करते थे। कल वो पदभार ले लेंगे, लेकिन उनके आने की धमक शुरू हो चुकी है। चूँकि जैसा बताया जा रहा है कि सभी जिलों के एसपी को उन्होंने कहा है कि 10 सबसे जो कुख्यात उनके यहाँ के अपराधी हैं उनकी लिस्ट लेकर वो पहुँचेंगे। मतलब कि आने के पूर्व ही उन्होंने अपराध पर कैसे नकेल कसना है इसकी शुरुआत कर दी है। हालांकि जो मीडिया में खबरें हैं, जो विश्लेषण लोग कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि आरएस भट्टी के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो होगी 2024 और 2025 का जो चुनाव होने वाला है सो। लेकिन हमारा मानना दूसरा है। चुनाव कराना आरएस भट्टी के लिए बहुत साधारण सा काम है, चूँकि अब पहले वाली स्थिति भी नहीं रह गई है कि चुनाव में बूथ कैप्चरिंग किया जाए और तमाम तरह की चीज़ें हों। लेकिन सबसे बड़ा अभी जो बिहार की समस्या है वो है शराबबंदी को लेकर हो रहे अपराध, शराब को लेकर हो रहे अपराध, और दूसरा जो उसी से जुड़ा हुआ है वो है भूमि माफियाओं द्वारा किया जा रहा अपराध। अगर आप हत्याओं को जोड़ें, अपराधों को जोड़ें, तो आप देखेंगे कि इन्हीं दोनों में लगभग 90 से 95% जो अपराध हो रहा है वो दोनों या तो शराब से जुड़े हुए हैं या ज़मीन के जो मामले हैं उससे जुड़े हुए हैं। और ज़मीन के मामले में भी मेरा कहना है कि भू माफियाओं से जुड़ा हुआ ये सब मामला होता है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये होगी। रही बात चुनाव की, तो आपको याद होगा कि 2005 में चुनाव होने वाला था, और वो समय क्या था, वो काल क्या था, उसको भी याद कीजिए। लालू प्रसाद उसके पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे, चुनाव होने जा रहा था 2005 में, और सभी लोगों को ये लग रहा था कि जो चुनाव में लूट का मामला है, चुनाव कैप्चरिंग का, बूथ कैप्चरिंग का मामला है, वो कैसे रोकेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न था प्रशासन पर। लेकिन इलेक्शन कमीशन के तरफ से उस समय पर्यवेक्षक बना के भेजे गए थे जेके राव। जब जेके राव बिहार आए तो उन्होंने जो स्थितियों को भापा, परिस्थितियों को परखा, उसके बाद उन्हें लगा कि बूथ कैप्चरिंग और इस बूथ लूट के मामले को रोकना सबसे बड़ी चुनौती होगी, और उन्होंने सबसे पहली मांग की कि आरएस भट्टी को बिहार भेजा जाए। उस समय आरएस भट्टी सीबीआई में कार्यरत थे दिल्ली में।
पदस्थापित थे। तो विशेष विमान से जेके राव के कहने पर आरएस भट्टी को बुलाया गया और आरएस भट्टी सिवान में आकर उन्होंने एसपी का पदभार ग्रहण किया। और आपको याद होगा उसी समय गौरी नाम की एक पदाधिकारी थी, उनके साथ 4-5 लोगों की एक टीम बनाई थी और सैयद शहाबुद्दीन को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई थी। और वही धमक था कि पूरे बिहार में उस जेके राव जिस समय पर्यवेक्षक थे 2005 के चुनाव में, कोई बड़ा अपराध, कोई बड़ी लूटकांड नहीं हो पाई, क्योंकि पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को बहुत तगड़ा कड़ा किया गया था। और सबसे ज़्यादा डर लोगों को सिवान से था, जो पूरी तरह शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद एकदम सुचारू रूप से हुआ था। कई कहानियाँ कही जाती हैं आरएस भट्टी के लिए। आरएस भट्टी का जन्म 27 सितंबर 1965 को हुआ था। वो पंजाब के मूल निवासी हैं। 1990 के दशक को आप याद कीजिए। 1990 में भारतीय पुलिस सेवा को कम्पीट करके आरएस भट्टी आए थे। उन्होंने बिहार कैडर को चुना था और उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी भागलपुर। उस समय वो प्रशिक्षु के रूप में थे और बीहपुर थानेदार के रूप में उनको उनकी पहली प्रतिनियुक्ति हुई थी। उस समय उस इलाके में दुर्दांत अपराधी कुशो कुंवर और कैलाश मंडल का आतंक चल रहा था। कुशो कुंवर और कैलाश मंडल का फाइटर गैंग और लाइटर गैंग के नाम से जो ये दोनों गैंग थे, इनके आपसी गैंग वार में 50 से ज़्यादा लाशें बीत चुकी थी। और तब आरएस भट्टी वहाँ प्रशिक्षु थानेदार के रूप में बीहपुर थाने में पदस्थापित हुए। कहते हैं कि फिल्मी स्टाइल में केले से लदे ट्रक पर वो चढ़कर कुशो कुंवर को पकड़ने गए थे। हालांकि उस समय सफलता नहीं मिली थी। बाद में बाढ़ से उसे गिरफ्तार किया गया था और ऐसा नकेल उन्होंने कसा कि अपराधी गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी के बाद वहाँ जो आतंक का साया था वो समाप्त हुआ। इसी में एक घटना याद आती है 14 जून 1998 का। 14 जून 1998 पूर्णिया के इतिहास में एक काला पन्ना था। काला पन्ना इसलिए कि 4 बार विधायक रह चुके अजीत सरकार को गोलियों से भून दिया गया था, उनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद इतने लोकप्रिय थे अजीत सरकार अपने क्षेत्र में कि लोगों का जनसमूह जो है सो सड़क पर उतर आया था। बड़ी भारी विरोध हो रहा था और उस आंदोलन की धमक पटना तक पहुंचने लगी थी। उस समय मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव को वहाँ जाना था, लेकिन मामले को उस जो परिस्थितियाँ थीं, वो जो आक्रामक स्थिति थी, उसको कैसे संभाले, ये बहुत बड़ा मुश्किल, बहुत बड़ी परेशानी सामने नजर आ रही थी। तब लालू यादव ने एक तरीका निकाला। वो हेलीकॉप्टर पर आरएस भट्टी को अपने साथ लेकर वहाँ पहुँचे और पहले तो जाकर उन्होंने अजीत सरकार के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया और वहीं से घोषणा की कि अभी से यहाँ के एसपी हैं आरएस भट्टी और जब भट्टी आ गए तो अपराधियों का भट्टा बैठा देंगे, ये उनका कहना था। और उसके बाद वो आंदोलन शांत हो गया केवल आरएस भट्टी के नाम पर। तो आरएस भट्टी की धमक जो है वो यही दिखा रही है। लेकिन इससे 2 खतरा है। खतरा क्या है? एक तो सरकार को खतरा है और दूसरे उस पुलिस पदाधिकारियों को खतरा है जो घर बैठे अपना काम करते हैं। कहने का मतलब है कि आरएस भट्टी के लिए ये भी सुना जाता है कि वो पैरवी वगैरह सुनते नहीं हैं। जो नियम है, जो कानून है, उसी के तहत काम करते हैं। ऐसे में जो राजनेता हैं, सरकार के लोग हैं, जिनको ये आदतन होता है पैरवी करने का, उनके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी होगी। वहीं वैसे पदाधिकारी जो घर में बैठे रहते हैं या यूं कहें कि काम के प्रति लापरवाही बरतते हैं, उनके लिए भी ये खतरे की घंटी है। अगर वो नहीं संभलें तो आरएस भट्टी जो डीजीपी हैं, हो रहे हैं, कल पदभार ग्रहण करने वाले हैं, उनके कानून की चाबुक जो है वो बड़ी तगड़ी है और इन लोगों के लिए परेशानी का सबब होगा।
हालांकि इसी में एक और घटना मुझे याद आ गई। तब एसपी के रूप में गोपालगंज में पदस्थापित थे भट्टी साहब, और बगल का जो जिला है छपरा, वहाँ पे अपहरण हो गया था एक डॉक्टर पुत्र का। बड़ी भयानक हंगामा हुआ था, भारी हंगामा हुआ था। पूरे बिहार के डॉक्टर्स जो हैं, प्राइवेट या सरकारी, सारे लोग चले गए थे हड़ताल पर। 11 दिन हड़ताल का हो गया था। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे बिहार का चरमरा गया था। लोग परेशान थे, त्राहिमाम मचा हुआ था। ऐसे में डॉक्टर्स का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने गया। मुख्यमंत्री लालू यादव थे। तो उस समय डॉक्टर से जब बात हो रही थी मुख्यमंत्री की, तो जो चिकित्सकों का प्रतिनिधिमंडल था उसने एक ही मांग किया था कि हमें कुछ नहीं आपसे सहयोग चाहिए, सहयोग यही चाहिए कि इस मामले को आरएस भट्टी को सौंप दिया जाए, वही इसकी जांच करेंगे। लालू यादव ने जो परिस्थितियां थीं उसको देखकर तुरंत सहर्ष स्वीकार कर लिया और पता किया गया कि आरएस भट्टी हैं क्या। तो पता चला कि वो छुट्टी पर हैं और पंजाब गए हुए हैं। उनके घर चंडीगढ़ फ़ोन लगाया गया, वहाँ बातें हुई तो पता चला कि वो अमृतसर में किसी धार्मिक समारोह में सम्मिलित होने अमृतसर में अभी गए हुए हैं। सरकार ने स्पेशल विमान भेजा और भट्टी साहब को स्पेशल विमान से बिहार फिर लाया गया और उसी समय उनको ये काम सौंप दिया गया। उस डॉक्टर पुत्र के अपहरण के मामला को भट्टी साहब को दे दिया गया। भट्टी साहब ने अपनी तहकीकात शुरू की। अपने हिसाब से उन्होंने सारे चीज़ों का पर्यवेक्षण किया और 6 दिन के अंदर में, शायद 6ठे दिन, यूपी के मिर्ज़ापुर से डॉक्टर पुत्र को सकुशल वापस लाया गया। तो कहने का मतलब ये है, और वही क्या, मुजफ्फरपुर में हम थे तो मुजफ्फरपुर में भी एसपी के रूप में थे। उस समय उनका आइस ट्रीटमेंट जो था वो नामी था। अपराधियों का जो उन्होंने इलाज किया था वो गजब था। फिल्मी स्टाइल में काम करते हैं और कानून और नियम के विरुद्ध कभी नहीं जाते हैं। यही खूबी है आरएस भट्टी की। लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक और बात आ रही है कि आखिर जब 3 लोगों का नाम था तो आरएस भट्टी को ही क्यों चुना गया। इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर लोग इस फैसले को लेकर बिहार सरकार की सराहना कर रहे हैं कि बिहार सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। चूँकि अभी बिहार में जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, जो अपराध चरम पर बढ़ता जा रहा है, जो जहरीली शराब और शराबबंदी को लेकर मामले आ रहे हैं, भूमि माफियाओं के मामले आ रहे हैं, इसमें एक कड़क पदाधिकारी अगर नहीं होता तो शायद नीतीश सरकार की मिट्टी पलीद हो ही रही है और हो जाती पूरी तरह। वैसे में इनका चयन नीतीश सरकार के लिए एक सराहनीय कदम बताया जा रहा है। हालांकि उसमें बड़ी जिम्मेवारी या बड़ी भूमिका देखी जा रही है तेजस्वी यादव की। चूँकि लोगों का कहना है कि तब जब लालू जी 2005 के पहले मुख्यमंत्री थे और 5 में जो भट्टी साहब ने चुनाव कराया, शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद राजद हार गई और भाजपा और जदयू की जीत हुई और उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। ऐसे में कहीं ना कहीं एक खुन्नस भी रहा होगा राजद को या लालू जी को आरएस भट्टी से। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इसलिए नहीं लगता है कि जब इस पर राय ली गई होगी तेजस्वी यादव से, तो तेजस्वी यादव ने इसे स्वीकार किया होगा पूरी तरह, तभी आरएस भट्टी को डीजीपी बिहार बनाया गया। समीक्षकों की माने तो इसमें बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव देख रहे हैं कि अभी अगर बिहार सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है तो वो है कानून व्यवस्था। अगर कानून व्यवस्था को ठीक कर लिया जाता है तो बाकी चीज़ों में एक तो विकास भी तेज़ी से होने लगेगा, दूसरी बात अन्य जैसे रोजगार और तमाम मामले में सरकार अभी काम कर रही है, तो आने वाला चुनाव उनके हाथ में होगा।
तेजस्वी यादव देख रहे हैं कि अभी उनको लंबी राजनीतिक जीवन जीनी है, इसलिए उन्होंने भी इस पर अपनी मुहर लगाई होगी और आर.एस. भट्टी को बिहार के डीजीपी बनाने में उन्होंने भी कहीं ना कहीं भूमिका निभाई होगी। तो कहने का मतलब यह है कि आर.एस. भट्टी का डीजीपी के रूप में बिहार में आना निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार में कानून व्यवस्था संधारित होगा और ये जो अपराध का ग्राफ है वो नीचे घटेगा। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि भट्टी साहब के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी वो होगी भू माफियाओं के आतंक को समाप्त करना और शराबबंदी को लेके। साथ में चुनाव तो है ही है, तो देखते रहिए आगे क्या होता है। कल वो ज्वाइन करेंगे, उसके बाद स्थितियां 2-4 दिनों में ही बदलती नजर आएंगी। तो देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुंचे। तो देखते रहिए मत अभिमत। लेकिन अपना कमेंट, अपनी राय, अपना मत हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।